हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी सीडीपी सीरीज़ की क्लास नंबर 7 है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। इसे हिंदी में बोला जाता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो कल हमने जैसा कि पढ़ा था कि थ्योरी का मतलब क्या है, सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत होता है कि हम वास्ट नॉलेज को शॉर्ट फॉर्म में जो है प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ समरी हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसे थ्योरी बोला जाता है। हमने देखा था कि बहुत सारी तरीके की थ्योरीज़ जो हैं कल हमने देखी थी कि कनेक्शनिज़म थ्योरीज़ क्या होती है, कंडीशनिंग थ्योरीज़ क्या होती हैं। तो इन उनमें से ही एक है कंडीशनिंग थ्योरी। तो कंडीशनिंग थ्योरी जो है यानी कि अनुबंधन अनुबंधन यानी कि बॉन्डिंग बनना। दो बॉन्डिंग किसके बीच में बनेगी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। कल हमने बात की थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में, जो कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, एसआर थ्योरी के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो यहाँ भी उसी बॉन्ड की बात हो रही है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग बनने की बात हो रही है। स्टिमुलस क्या है, उद्दीपक, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखकर बच्चा या कोई भी पर्सन है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ अधिगम करता है। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो आज भी हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसे भी एसआर थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसआर थ्योरी। तो इसमें जो है बात की गई है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग बनने में। तो इसे हम ब्रीफ में करेंगे आज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है एग्ज़ाम्स में कई बार देखे गए हैं। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक डॉग पर किया गया था। इसके एक्सपेरिमेंट को हम ब्रीफ में जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले कंडीशनिंग क्या है, अनुबंधन क्या है। अनुबंधन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिहेवियरिज्म की देन है, यानी व्यवहारवाद की देन है। तो यहाँ से भी ये चीज़ें हम ध्यान रखें कि कल हमने जो थ्योरी पढ़ी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो भी बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के अंतर्गत आती है। व्यवहारवाद का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ बच्चा सीख रहा है, कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना। तो यहाँ भी उसी चीज़ की बात हो रही है। तो अनुबंधन का सिद्धांत भी जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। तो व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि हमें जिस प्रकार का व्यवहार बच्चे को सिखाना है या जिस तरीके की लर्निंग हमें बच्चे को सिखानी है, उसी तरीके का हमें स्टिमुलस देना पड़ेगा, उसी तरीके का उद्दीपन उसे देना पड़ेगा। और बार बार जब हम उस स्टिमुलस को देते रहेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चा उस वैसा ही रिएक्ट कर रहा है जैसा कि हम चाहते हैं, यानी कि वैसा ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो स्टिमुलस जो है, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टिमुलस पे। और स्टिमुलस को कितनी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे भी, कि बार बार उसे दिया जा रहा है, यानी कि एक बार देकर हमने छोड़ दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा बच्चा करेगा। तो ये भी नहीं है, हमें बार बार प्रैक्टिस भी करानी है। पिछले थ्योरी में भी हमने यही सीखा था कि बार बार प्रयास करना, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रयास और भूल से सीखता है। तो यहाँ भी उसी प्रयास की बात की गई। स्टिमुलस का मतलब है कि बच्चे को जो है बार बार दिया जाने वाला उद्दीपन, जिससे कि हम जैसा रिएक्शन हम चाहते हैं, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं बच्चा करे, वैसा बच्चा व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कंडीशनिंग थ्योरी की जो हम बात कर रहे हैं, तो कंडीशनिंग जो हम दो तरीके की पढ़ेंगे कंडीशनिंग थ्योरीज। आज हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, जिसे हिंदी में बोला जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और दूसरी सेकेंड टाइप जो है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है तो दोनों ही कंडीशनिंग थ्योरीज, लेकिन इस थ्योरी को जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम एस आर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एस आर थ्योरी के नाम से एस आर के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, स्टिमुलस दिखाया जाएगा और इससे बच्चा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बट ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इससे बिल्कुल अपोजिट है, कि पहले बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा या कुछ रिएक्शन बच्चे को, या कुछ जो है हम जैसा व्यवहार
कराना चाहते हैं उस तरीके का दिखाया जाएगा। उसके बाद बच्चा उसे देखकर जो है वो वैसा व्यवहार वो करेगा, और उस व्यवहार को करने के बाद उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। तो ये दोनों थ्योरीज जो हैं आपस में जो है एक दूसरे की अपोजिट हैं। इन्हें ब्रीफ में करेंगे हम। सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी थी इवान पी पावलव ने, जो कि एक वैज्ञानिक और एक शिक्षा शास्त्री थे। इनका जो मेन एरिया जो है स्टडी का हम कहें तो इनका जो मेन एरिया वो डाइजेशन पे था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार इसके बारे में भी बात की गई है। पाचन पे जो है इनका जो काम था इन्होंने किया था। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है रूसी वैज्ञानिक थे हमारे इवान पी पावलव ने। उन्होंने 1904 में 1904 में इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित होना, यानी कि SR बॉन्डिंग होना, या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग होना। और ये सिद्धांत इस सिद्धांत का समर्थन व्यवहारवादी यानी कि जो बिहेवियरिस्ट है वो मनोवैज्ञानिक भी इसका समर्थन करते हैं। तो पावलव ने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उसने क्या किया, आप जैसा इमेज में देख भी रहे होंगे कि उसने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया, और उसके मुंह से जो भी लार टपक रही थी उसे एकत्रित करने के लिए उसकी लार ग्रंथि को एक नली के माध्यम में कांच के जार से उसे जोड़ दिया। तो इसको हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। इस थ्योरी में उसने क्या किया था। सबसे पहले पावलव ने कुत्ते को भोजन दिया, यानी कि भोजन क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक है, नेचुरल स्टिमुलस है, NS। ये हम ध्यान रखेंगे। अनकंडीशनल स्टिमुलस है। कई जगह इसे प्राकृतिक उद्दीपक भी लिखा जाता है, कई जगह इसे स्वाभाविक उद्दीपक भी लिखा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो US, आप कंफ्यूज ना हो, कहीं NS लिखा हो तो भी उसका मतलब यही है नेचुरल, और कहीं अनकंडीशन यानी US लिखा हो तो भी इसका मतलब यही है। यानी कि भोजन यहाँ पर हमारा क्या काम कर रहा है, NS का काम कर रहा है, नेचुरल स्टिमुलस का काम कर रहा है। अब कोई भी जो कुत्ते के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कुत्ता जो है वो भूखा था। अब किसी के सामने भी, हम किसी भी भूखे व्यक्ति के सामने या किसी भी भूखे जानवर के सामने अगर हम खाना रख देंगे अब यहाँ पर, तो उसके मुंह से लार टपकना जो है वो स्वाभाविक है। तो ऐसा ही कुत्ते के साथ भी हुआ। जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया गया तो उसे देखकर उसके मुंह से लार जो है वो टपकनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि कुत्ते के मुंह से जब भोजन देकर लार आ जाना, ये क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पर भोजन दिखाया गया। जैसे ही भोजन दिखाया गया, भोजन दिखाने के साथ ही उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। तो ये क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है कि NS और NR या US और UR एक ही बात है हमारी। इसे हम ध्यान से मतलब जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसमें हम कंफ्यूज ना हो। स्वाभाविक या जो है प्राकृतिक एक ही बात है। यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, जिसे देखकर लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो फर्स्ट स्टेप ये था हमारा कि जैसे ही उसे भोजन दिखाया गया उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। तो ये उसने क्या दिया, हमने एक नेचुरल स्टिमुलस दिखाया और हमें एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिला। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप सबको ये क्लियर होगा। नेचुरल स्टिमुलस यानी भोजन दिखाने के बाद उसके मुंह से लार टपकना, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स हमें मिला। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, एक घंटी को और ऐड कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे, यहाँ पर घंटी क्या है, आर्टिफिशियल या कंडीशनड स्टिमुलस है। AS या फिर CS एक ही बात है। आर्टिफिशियल और कंडीशन स्टिमुलस, यहाँ पर घंटी जो है आप देख रहे होंगे, इस इमेज के अंदर भी घंटी का यूज़ किया गया है, यहाँ पर घंटी। तो ये सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में जो घंटी जो यूज़ की गई थी वो क्या थी, हमारी आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो उसने क्या किया, जब भोजन जो है भोजन को घंटी के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, उसने सबसे पहले जब वो घंटी को बजाया, घंटी के बजाने के 7 से 8 सेकंड के अंदर जो है उसने भोजन कुत्ते के सामने रख दिया, और फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर भोजन को घंटी के साथ जोड़ दिया, यानी कि घंटी बजेगी और घंटी बजने के जस्ट 7 से 8 सेकंड बाद जो है वो भोजन
उसके सामने प्रस्तुत होगा। तो इससे कंडीशनिंग क्या हो जाएगी, इससे बॉन्डिंग क्या बन जाएगी कुत्ते के माइंड में कि उसके जैसे ही घंटी बज रही है, घंटी बजने के बाद जो है भोजन आ रहा है, तो घंटी बजना भोजन आने का सूचक है। इस तरीके का जो है कुत्ते के अंदर, कुत्ते के माइंड में जो है, दिमाग में ये चीज़ें, इस तरीके की लर्निंग या इस तरीके की कंडीशनिंग जो है वो इसके माइंड में हो जाएगी। तो यही चीज़ देखी गई, जैसे ही घंटी बजाई जाती और उसके घंटी बजाने के 7 से 8 सेकंड के बाद भोजन जो है वो रख दिया जाता, तो उसको देखकर उसके मुंह से लार उत्पन्न होती थी। तो बार बार घंटी जैसे बजा रहे हैं, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और साथ में उसे भोजन जो है वहाँ पर उसके सामने रखा गया, तो उसने ये सीख लिया कि घंटी बजना जो है वो भोजन का सूचक है। तो ये सेकंड स्टेप था, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस हो गया। कि कंडीशन स्टिमुलस क्या है, घंटी बजेगी तो घंटी के साथ ही भोजन जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और उससे हमें कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाएगी। तो बार बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। थर्ड स्टेप में जो है अब क्या किया गया, बार बार ये भोजन प्रस्तुत करने पर वो बहुत पर्याप्त मात्रा में लार जो है उसके मुंह से टपकती थी, तो ये बार बार प्रयास किया गया। अब जो है वहाँ पर थर्ड स्टेप में भोजन को जो है वहाँ से हटा दिया गया। सेकंड स्टेप में घंटी को ऐड किया जाएगा और थर्ड स्टेप में भोजन को वहाँ से हटा दिया जाएगा। अब सिर्फ कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाएगी, लेकिन भोजन को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही घंटी बजेगी तो कुत्ते को लगेगा कि अभी भोजन जो है वो आने वाला है, तो घंटी बजने के साथ ही उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाएगी। अगर हम सिर्फ घंटी बजाएं और घंटी बजाने के बाद जो है घंटी का उससे, उसकी लार से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, कंडीशनिंग कर दी कि जैसे घंटी बजेगी उसके मुंह से लार भी टपकनी शुरू हो जाएगी। तो भोजन की अनुपस्थिति में घंटी बजने पर भी कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगी। तो ये उसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अगर हम सिर्फ घंटी बजाएं तो घंटी बजाने से उसके मुंह से लार नहीं टपकेगी, लेकिन हमने कंडीशनिंग ऐसी कर दी उसकी, तो कि सिर्फ घंटी बजाने से भी उसके मुंह से लार टपक रही थी। तो अब ये घंटी क्या थी, कंडीशन स्टिमुलस थी, जो कि हमने सेकेंड स्टेप में ऐड की थी और इससे हमें कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि उसके मुंह से लार टपकना, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था। तो इस स्लाइड में हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आई होप आप सबको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो है हमने किया बिफोर कंडीशनिंग, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई थी। नेचुरल जो न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ घंटी बजा रहे हैं कुत्ते को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कुत्ते के सामने भोजन रख रहे हैं तो वहाँ पर उसके मुंह से लार टपकना स्वाभाविक है। अब हमने कंडीशनिंग कर दी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल और अनकंडीशनल स्टिमुलस था फूड, इसको जब हमने जोड़ा, घंटी बजने के 7 से 8 सेकंड बाद हमने क्या किया, भोजन को उसके सामने रखा, उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ बार बार प्रयास करने के बाद हमने कंडीशनिंग कर दी उसकी, और कंडीशनिंग करने के बाद एक समय ऐसा आया कि जैसे ही घंटी बजती उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। फर्स्ट स्टेप क्या था, घंटी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कंडीशनिंग होने के बाद घंटी से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था, उसके मुंह से लार टपक रही थी। आई होप आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट जो है और ये जो पूरा सिनेरियो है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ से ही बनते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इसे देखिए, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बात करते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं। हमने ये 4 कंपोनेंट्स पढ़े, इनमें ही बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है। ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन, ये यहाँ पर भोजन जो है मतलब ऐसा उद्दीपक जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के विश्वसनीयता के साथ कि इसको दिखाने से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि भोजन उसके सामने रखा गया एक भूखे कुत्ते के सामने, तो उसके मुंह से लार टपकेगी ही टपकेगी, जो है हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, वो सलाइवा जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। सेकेंड है अनानुबंधित अनुक्रिया, जो लार टपकना है वो अनानुबंधित यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो हमें मिला है। अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। फिर है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस जो कि समयानुसार अनानुबंधित
उद्दीपक यानी कि यूएस के साथ बंध जाता है, जैसे कि घंटी की आवाज़। जो वो घंटी है वो यहाँ पर क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, और उससे हमें क्या मिल रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि लार टपकना उसके मुंह से शुरू हो गया है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझें, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखें इसको, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें इसके, तो इससे पावलोव ने जो प्रयोग किया उससे स्पष्ट किया कि भोजन को देखकर लार निकलना तो साधारण बात है, लेकिन सिर्फ घंटी में लार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर हम बॉन्डिंग कर दें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, इस तरीके की बॉन्डिंग कर दें, तो हाँ, जैसा हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, तो वो चीज़, वो क्षमता उसके अंदर है कि एक घंटी से भी, सिर्फ एक मात्र घंटी का यूज़ करके भी कुत्ते के मुंह से लार टपकाई जा सकती है। तो ये कंक्लूजन जो है इस आधार पे उसने निकाले कि हर एक स्टिमुलस के साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलेगा ही मिलेगा। तभी तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है। स्टिमुलस दिखाते ही हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस प्रयोग में भोजन देना तो एक ऐसा उद्दीपक था जिससे कि कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्वाभाविक था। नेक्स्ट हम बात करें कि पावलोव ने प्राकृतिक उद्दीपन यानी भोजन को कृत्रिम उद्दीपन के साथ जोड़ दिया, यानी घंटी के साथ संबंधित कर दिया, जिससे कुत्ता यह समझने लगेगा कि घंटी बजने के साथ उसे भोजन भी मिलेगा ही मिलेगा। तो घंटी और जो हमारी जो भोजन था उसके बीच में गैप ही इतना कम था, सिर्फ 7 से 8 सेकंड के बाद उसके सामने भोजन रख दिया जाता था। तो बार बार ये जो प्रयास दोहराया गया, तो उसे ये समझने लगा कि घंटी बजने के साथ उसे भोजन मिलेगा। लेकिन घंटी के द्वारा ही पहले जैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जैसे कि लार टपकाना, अनुक्रिया को संपन्न कराना, ये संभव हो सकता है अगर हम उसकी कंडीशनिंग कर दें तो। और कंडीशनिंग कैसे करनी है वो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया है। तो अब इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है कि घंटी से लार उत्पन्न हो रही है, तो उससे मिलती जुलती आवाज़, जैसे घंटी की आवाज़ है उससे मिलती जुलती अगर कोई भी आवाज़ वहाँ की जाएगी, तो वहाँ पर वैसा ही रिएक्शन जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो पावलोव के द्वारा किया गया था। किसके ऊपर किया गया, एक कुत्ते के ऊपर किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। जो थॉर्नडाइक थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया था। तो इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस एनिमल के ऊपर किया गया और किसके द्वारा किया गया। आगे हम बात करें, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जो है क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट जो है वो जेबी वॉटसन के द्वारा भी किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन जेबी वॉटसन का भी ये जो एक्सपेरिमेंट था ये भी इम्पोर्टेंट था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट का भी पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेरिमेंट था और किस तरीके से किया गया। तो जेबी वॉटसन जो है, सबसे पहले हम बात करें, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के पिता। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट। जेबी वॉटसन जो थे वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे, इसे भी आप ध्यान रखें। तो उन्होंने जो है इस दिशा में काम किया, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो अपने 11 साल के बच्चे के ऊपर किया, जिसका नाम एल्बर्ट था। 11 साल का बच्चा एल्बर्ट। एल्बर्ट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो इस प्रकार था कि एल्बर्ट को खेलने के लिए खरगोश दिया गया। उसे खरगोश के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था, और ख़ासकर कि जब वो उसके सफ़ेद बालों में, मुलायम बालों में जब वो हाथ फेरता था तो उसे बहुत मज़ा आता था। अब कंडीशनिंग जब उसकी की गई, तो इस तरीके का प्रबंध वहाँ किया गया कि जैसे ही जो है वो खरगोश के नरम नरम बालों को छूता था, तो एक बहुत ही भयानक सी आवाज़, एक डरावनी सी आवाज़ वहाँ पर जो है वो प्रस्तुत की जाती थी, पैदा की जाती थी। और उस आवाज़ को सुनकर जो है वो एल्बर्ट जो है वो घबरा के अपना हाथ उस खरगोश से हटा लेता था। फिर वो हाथ दोबारा बढ़ाता तो फिर से वो आवाज़ जो है वो उत्पन्न की जाती, फिर से वो उस हाथ से उसके ऊपर से हाथ हटा लेता था। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहले बच्चा जो है खरगोश के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है, उसे कुछ डर नहीं लगता, वो उसके बालों में हाथ फेरता है, उसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है। फिर जो है जब हम उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है एक आवाज़, भयानक सी आवाज़ जो है, जैसे कि
यहाँ आप देख रहे होंगे स्टील बार हिट विद द हैमर, एक इस तरीके से आवाज़ बजाई जाती, भयानक सी आवाज़ जिसको सुनकर जो है वो डरने लग गया। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो उससे क्या हुआ, जैसे ही वो खरगोश को टच करता था, हाथ लगाता था उसके मुलायम बालों में, तो वो आवाज़ बहुत तेज़ की उसे बजाई जाती, इससे वो डर जाता। उसे ऐसा लगता कि जैसे ही वो हाथ लगा रहा है, हाथ लगाने से ही उस आवाज़ जो है वो आ रही है। तो अब इस तरीके की कंडीशनिंग हो गई उसकी कि जैसे ही वो खरगोश को देखता था तो वो उससे डरना शुरू हो गया। तो इस तरीके से बालक ने न केवल खरगोश से डरना सीख लिया, बल्कि उससे मिलती जुलती कोई भी वस्तु, जैसे कि सफ़ेद रुई या रेशे वाला ऊन या कोई फर से बनी कोई चीज़ देखता तो वो भी खरगोश के बालों जैसी थी, उन सब से भी वो डरने लगा था। इस तरीके की कंडीशनिंग जो है उसकी हो गई थी। तो ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक उदाहरण हमने देखा। तो अब हम बात करें कंक्लूजन की कि क्लासिकल कंडीशनिंग के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो हमने कुछ पॉइंट इसमें देखे कि सबसे पहली बात तीव्रता, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किस चीज़ की, स्टिमुलस की। स्टिमुलस को बार बार अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हमें वो बार बार जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो स्टिमुलस और उद्दीपन की तीव्रता और अनुक्रिया में घनिष्ठ सकारात्मक प्रबंध पाया जाता है कि उद्दीपन जितना ज़्यादा तीव्र होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से वो प्रेजेंट किया जाएगा, अनुबंधन की जो क्रिया है उतनी ही सरलता से संपन्न होगी। नेक्स्ट हम बात करें उद्दीपनों का एक साथ होना, साइमल्टेनियस स्टिमुला, यानी कि दो जो स्टिमुलस हैं वो जो एक साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि घंटी बजने के साथ ही 7 से 8 सेकंड के अंदर ही हमें भोजन को प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर हमने इससे ज़्यादा टाइम लिया तो जो वो उनके बीच में जो कंडीशनिंग होनी है वो कंडीशनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो घंटी के तुरंत बाद ही हमें भोजन प्रस्तुत कर देना चाहिए। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट विलोप, यानी कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या कहता है कि पावलोव ने यानी कि अगर हम घंटी बजने के साथ भोजन जो है प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, जैसे हमने थर्ड स्टेप में हमने किया कि सिर्फ हम घंटी बजा रहे हैं और हम भोजन नहीं दे रहे हैं उसको, तो पहले तो उसके मुंह से लार टपकेगी, लेकिन बार बार ऐसा ही होगा कि घंटी तो बज रही है लेकिन भोजन नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे उसके मुंह से जो लार टपकने की अनुक्रिया है वो धीरे धीरे कम होते होते वो चीज़ समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो एक्सटेंशन हो जाएगा उस चीज़ का। आगे हम बात करें, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा तत्काल पुनर्स्थापना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि अगर हम फिर से वही व्यवहार चाहते हैं तो फिर से हम घंटी बजने के साथ ही फिर से हम उसे भोजन देना शुरू कर दें और फिर से वो लार टपकाने की अनुक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर हम बात करें अवरोध यानी इनहिबिशन। इनिवेशन यानी कि जैसा कि हम क्लास में बात कर रहे हैं, जैसा कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसके अंदर कुत्ते को एक इस तरीके के कक्ष में, एक इस तरीके के रूम में बंद किया गया जहाँ पर और किसी भी तरीके की आवाज़ उसे नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ उसे उस घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर इस घंटी के अलावा और भी कोई आवाज़ उसे सुनाई देती तो वो एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे से जो है कंडक्ट नहीं हो पाता। तो जो अवरोध हैं उनको कम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट हम जैसा चाहते हैं, जैसा रिएक्शन हम चाहते हैं, वैसा रिएक्शन हम गेन कर पाएँ। फिर है हमारा जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। अभी हमने जैसे देखा कि अल्बर्ट को खरगोश से डर लगने लगा था और उसके बाद खरगोश जैसी कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे सफ़ेद रुई या रेशेदार कोई फर या सफ़ेद कलर का कुछ भी वो ऐसा देखता तो उससे भी वो उससे डर लगता था। तो उसने क्या किया, उसने जनरलाइजेशन बना लिया कि जो है सफ़ेद दिखने वाली या नरम दिखने वाली कोई भी ऐसी चीज़ उससे जो है वो ध्वनि निकलेगी। तो ये जनरलाइजेशन की बात हो गई। फिर हम बात करें विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है पावलोव ने देखा कि कुत्तों में अनुबंधित उद्दीपन के सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदन की क्षमता भी पाई जाती है, और साथ ही ये क्षमता मानव में भी होती है कि मानव दो उद्दीपनों में यानी कि दो स्टिमुलस में वो डिस्क्रिमिनेट करना धीरे धीरे करके वो सीख जाता है। फिर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि। अब ये एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ताकि वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बना पाए, अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो अच्छे से
कर पाए। फिर है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। बार बार घंटी बजाई जाएगी, बार बार प्रयास किया जाएगा, बार बार जो है वो ट्राई किया जाएगा, तो बार बार उसको रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा, तो जो है वो कनेक्शन जो हम बनाना चाह रहे हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, वो संबंध बन पाएगा। अगर घंटी को सिर्फ एक ही बार बजाया जाता तो उससे पता नहीं चलता कि घंटी और भोजन का क्या कनेक्शन है। ये एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया, तभी उसने घंटी को जो है भोजन के साथ जोड़ा, और जो है कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि लार टपकाने की जो अनुक्रिया है वो की। अगर वो ऐसा नहीं होता, अगर सिर्फ हम एक ही बार उसको रिपीट करते, तो वो जो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स, वो हमें नहीं मिल पाता। तो ये थ्योरी जो थी, इसकी हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिताएं। तो इससे क्या है, बच्चे को, अगर हम बच्चे की हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में हम रखना चाहते हैं, तो एक बार में ही वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता। हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, उसका समायोजन कराने के लिए, वातावरण में उसको, उस एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट कराने के लिए हमें उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, बार बार हमें प्रयास करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से वातावरण में समायोजित हो पाए। फिर हम बच्चे के अंदर किस अच्छी आदतों का विकास करना चाहते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास भी किया जा सकता है। जैसे बच्चे को डिसिप्लिन में रखना, सफाई रखना, आसपास बड़ों का आदर करना। तो बच्चे की कंडीशनिंग जो है वो इस तरीके से की जा सकती है कि बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का विकास हो। फिर है लैंग्वेज लर्निंग में भी ये जो प्रिंसिपल है वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, भाषा को सिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साहचर्य विधि के द्वारा उसका प्रयोग करके हम भाषा का ज्ञान प्रदान जो है बच्चे को कर सकते हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्पफुल है। फिर हम बात करें इसके दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके। जैसे हमने छोटे बच्चे को हाथी शब्द सिखाना है, तो सबसे पहले हाथी का चित्र हम दिखाएं, फिर उस हाथी शब्द को और उसके चित्र को देखकर फिर बोला जाता है कि ये हाथी है, इस तरीके से दिखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बताई जाए। और फिर वहाँ से हाथी का चित्र अगर हम हटा भी लेते हैं वहाँ से, तो भी वहाँ पर जो हाथी शब्द लिखा है उसे देखकर बच्चे दोहराएंगे। ये कंडीशनिंग हो रही है बच्चे की। और कंडीशनिंग में हमें जो है थोड़ा सा स्टिमुलस को जो है इस तरीके से पेश करना होता है, ताकि जैसा रिस्पॉन्स हम चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स हमें अच्छे से मिल जाए। फिर हम बात करें भय, प्रेम और घृणा का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ फियर, लव एंड जेलेसी। यानी कि हम किसी भी तरीके के भाव जो हैं बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, वैसे ही भाव जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो भी सकते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा पीटता है, तो उससे उसके अंदर भय और घृणा का प्रदर्शन बच्चा जो है वो करेगा। दूसरी ओर अध्यापक बहुत रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा रहा है, बहुत सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ कर रहा है, तो वो अध्यापक जो है वो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से हम, मतलब जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हम बच्चे से करा सकते हैं, वैसी चीज़ हम बच्चे को सिखा सकते हैं। वो हमारी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन रखने में भी सहायक है, अनुशासन में भी सहायक है, और साथ ही साथ जिस तरीके का एटीट्यूड बच्चे का डेवलप करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि अभी एल्बर्ट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड था, कि बच्चे को उससे डरना सिखाया गया। तो जैसा भी हम चाहते हैं उस तरीके का व्यवहार हम बच्चे से करा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे के अंदर विकसित कर सकते हैं, ताकि उसके सामने जो भी समस्या आए उसका समाधान वो बहुत आसानी से खोज पाए। तो ये जो हमने एक थ्योरी पढ़ी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय पावलव, तो इसके अंदर भी हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया, बहुत अच्छे से सीखा कि लर्निंग कैसे होती है, और किस तरीके से हमने बात की कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स की, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की। ये टर्म समझने आपको बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी कई बार देखे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं थोड़ी सी, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका सिद्धांत किस जानवर पर किया गया था। तो हमने देखा कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावलोव के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमने बात की पावलोव का जो सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी,
तो इसे जो जाना जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का, शास्त्रीय संकुचन का सिद्धांत, और साथ ही क्लासिकल को प्राचीन भी बोला जाता है, यानी इसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार बिना शर्त उत्तेजना थी, यानी कि बच्चे के सॉरी हमने जो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया पावलोव ने, तो उसमें बिना शर्त उत्तेजना क्या थी कि भोजन उसके सामने रखा गया और भोजन को देखते ही वो जो भूखा कुत्ता था उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो ये बिना शर्त उत्तेजना ये थी कि भोजन को देखते ही उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर भोजन की लार जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे पसंदीदा भोजन की खुशबू आते ही हमारे मुंह में पानी आ जाना, ये भी क्या है, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है या ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। किस तरीके की क्रिया है कि हम जैसा भोजन हम देखते हैं, अगर हमारा कोई फूड हमारा बहुत फेवरेट है और जैसे ही हमें उसकी खुशबू आती है तो हमारे मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि वो भोजन हमें पसंद है तो इस उसको देखकर हम उस तरीके का रिएक्शन करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, लंच की घंटी बजने के बाद भोजन बच्चों को भूख लगना, ये किस प्रकार का उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा ये किस थ्योरी का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का। ये भी कंडीशनिंग हो रही है, घंटी बज रही है, घंटी बजने के साथ वो भूख का कनेक्शन है कि घंटी बजी और बच्चों को भूख लग गई और वो खाना खा लेते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करेगा। ये जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है हमारा विषय सामग्री, सब्जेक्ट जो हमारी कंटेंट मैटर है बिल्कुल करेगा ये। बच्चे की आर्थिक स्थिति, बच्चे की शारीरिक स्थिति, अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं हो सकती और वो पढ़ने में उसका ध्यान ही नहीं लग सकता। शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही जो है वहाँ पर वो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जो है लर्निंग कर पाए, कुछ ना कुछ सीख पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा सीखने को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता। वही है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, आर्थिक स्थिति, और आर्थिक यानी धन से रिलेटेड है, हमारा पैसे से रिलेटेड है। पैसा इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना कि बच्चा मोटिवेटेड हो, बच्चे को मोटिवेट किया जाए पढ़ने के लिए, या बच्चे को बार बार अभ्यास किया जाए, या बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि बच्चा उस एनवायरनमेंट में पढ़ सके, उसका पढ़ने का मन करे, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाए, एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करे। वहाँ पर धन जो है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है, बच्चे की बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है। अभी हमने बात की बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना, तो वो किसके जरिए हम कर सकते हैं, कंडीशनिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावलोव के प्रयोग की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि यहाँ पर नेचुरल रिस्पॉन्स की बात हो रही है। नेचुरल रिस्पॉन्स की या की हम बात करें अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात हो रही है। तो अगर आपने इन टर्म्स को अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, CDP सीरीज़, जिसके अंदर हमने बहुत सारी थ्योरीज़ को अभी तक कवर कर लिया है, और कोशिश करेंगे कि आपका जो CDP से रिलेटेड जो पूरा सिलेबस है, जो एचटेट और सीटेट और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा गया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बहुत बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो मैं चाहूँगी कि आपकी ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहे। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो हमने बात की आज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और इन कंडीशनिंग थ्योरीज़ को हम जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।